Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So in the previous class, we have studied the monetary aggregates. There are the older monetary aggregates as well as the new monetary aggregates जो मैंने पिछले क्लासेस में आपको दिखा दिया M1, M2, M3. M0 और M0 is called high powered money और रिजर्व मनी. M0 इज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द RBI, ये भी मैंने आपको बता दिया. एंड दिस M1, M2 and M3 कैन बी कॉल्ड मनी सप्लाई. अंडरस्टूड? सो इन टूडेज क्लास, फर्स्टली वी विल जंप टू अ स्मॉल टॉपिक. So in the previous class I have told you that generally M3 is called the money supply. अच्छा, पिछले क्लासेस का आपको थोड़ा याद है क्या कि हमने पढ़ा था करेंसी क्या होती है? नोट्स प्लस कॉइन्स. देन करेंसी इन सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ करेंसी विद पब्लिक एज वेल एज करेंसी विद बैंक्स. एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? मनी सप्लाई क्या होती है. तो मनी सप्लाई क्या होती है? जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसमें से माइनस करेंसी विद बैंक्स. इट मीन्स मनी सप्लाई इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक्स. जो भी मनी, द मनी विच आर इन हैंड्स ऑफ द पब्लिक एज वेल एज द डिपॉजिटेड मनी ऑफ द पब्लिक इन द बैंक्स, डजेंट मैटर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट. अंडरस्टूड? So money creation, the central bank as well as commercial banks, schedule और non schedule, बाद में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं सर. So all the banks are involved in the procedure of money creation. कहाँ से स्टार्ट हुआ है? Of course, our Central Bank of India, that is Reserve Bank of India. So our Reserve Bank of India has the authority for the money creation in our country. Now we don't have to go into the details that how money has been created with a स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. इट मीन्स थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे M0 है रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं इसे. M0 है हमारे पास मॉनेटरी बेस. इससे हम मनी सप्लाई भी पहले M ही होगी. मान लीजिए Y है, ये भी Y है. बट engaging in the procedure of fractional banking, as the money is changing number of hands, as there is lot of transactions going on in the market among the public, so you will see ये तो सेम ही रहेगा. टोटल लाइबिलिटी एक बार जो आरबीआई के पास, आरबीआई ने जो एक बार मनी डाल दी मार्केट में, वो तो सेम ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल आरबीआई चेंजेस दिस. बट वी विल सी दिस वाई विल जम्प टू, मान लीजिए 4/3y. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन. वी डोंट हैव टू गो टू द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस. मैथ्स की प्रॉब्लम है, ये आराम से सीखी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, बट हमको उसमें नहीं जाना है. तो पहले हमने मॉनेटरी बेस M0 था और मनी सप्लाई M थी, दोनों को हमने YY कंसिडर कर लिया था. आफ्टर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वी विल सी दैट यस मॉनेटरी बेस रिमेन्स द सेम बट द मनी सप्लाई हैज़ बीन इंक्रीज बाय द मल्टीपल ऑफ 4/3, एक से ऊपर हो गई. सो दिस हैज़ बीन डन थ्रू द फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम? देखिए पहले इधर आइए. Money multiplier is equal to money supply, basically M3. We can also take M1, M2 upon reserve money, that is total liability of RBI.
दिस मनी मल्टीप्लायर, देखना ये सब पूरा लास्ट में मैट्रिक्स बनेगा तब समझेगा कि ये यहाँ से कैसे जंप हुआ, कैसे जंप आया यहाँ, ठीक है। सो दिस मनी मल्टीप्लायर ओनली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? RDR एंड CDR। क्या होता है फॉर्मूला इसका? डिनोमिनेटर सेम रहेगा। करेंसी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स अकाउंट। नाउ कैश डिपॉजिट रेशियो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? कैश विद पब्लिक, डेट इज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व किसके होते हैं? पब्लिक के होते हैं, बैंक्स के? बैंक्स के होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? नाउ आई हैव टोल्ड यू मनी मल्टीप्लायर ओनली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ये फॉर्मूला बाद में काम आएगा इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, बट ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये बस इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड होता है। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो यू हैव स्टडीड, अगर आपने कहीं से भी इकोनॉमी पढ़ी है, सो यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस फिनोमिना। अभी मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तब वो टर्म्स भी आ जाएंगे। सपोज दिस रेशियो इज 1, so what does it signify? It means if I am a person and I am employed in a job, my salary per month is ₹100. It means 50 मैं अपनी जेब में रखता हूँ, 50 कहाँ रखता हूँ मैं? अपने बैंक अकाउंट में। करेंसी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन देयर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये कहाँ काम आएंगे? यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी टू गिव वन लाइनर्स। तो तब आपको जब मॉक टेस्ट हम आरटीपी में अटेंड करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में। रिजर्व ऑफ बैंक, इसको मान लीजिए अजम्पशन है ये सब 1 और 0.2 फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज 0.2। इट मीन्स 0.2 मतलब 20% बोल सकता हूँ मैं, 20% बोल सकता हूँ मैं। इट मीन्स इफ द करेंसी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन देयर बैंक्स अकाउंट इज ₹100, so minimum reserve of the bank should be ₹20 and rest 80 rupees it can lend। क्यों लेंड करेगा? बिकॉज बैंक को भी तो प्रॉफिट चाहिए। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि बैंक्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। जो भी आप डिपॉजिट करके आते हो अपने बैंक अकाउंट में, द मनी यू हैव डिपॉजिटेड इन योर बैंक्स अकाउंट डजेंट मैटर इन द डिमांड फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट, the same money will be used to lend the big capitalist, industrialist or those who are entrepreneurs. From these entrepreneurs and big capitalists, the banks will charge some interest, and at the end of the tenure, the principal amount with the interest comes to the bank, and hence banks makes profit out of it. And this whole profit making company, जिसको हम बैंकिंग सिस्टम बोल देते हैं, ये ऐसे ही काम करती है। अंडरस्टूड? नाउ अब आप ये बताइए, अगर मनी मल्टीप्लायर इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड होता है तो मुझे ये बताइए, अगर कैश विद पब्लिक ज़्यादा आ गया तो क्या होगा? ये तो मैंने बहुत इजी टर्म पूछ दिया आपको। दिस इज़ वेरी इजी स्टेटमेंट। इफ़ द कैश विद पब्लिक हैज़ बीन इंक्रीज्ड,
सो ऑफकोर्सली मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में ये, इफ न्यूमरेटर विल इंक्रीज, कैश डिपॉजिट रेशियो विल इंक्रीज। इफ कैश डिपॉजिट रेशियो विल इंक्रीज, देन मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। समझ में आ गया? तो ये एक कंसेप्ट था, कैश डिपॉजिट रेशियो। इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट इन कैश डिपॉजिट रेशियो, इट मीन्स cash with public has been increased. It means money multiplier will be increased. Now I will throw to you a indirect statement. Government spending during the election period or the election year, money multiplier will increase. ये सही है या नहीं? गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो कैश विद पब्लिक ज़्यादा होगा, कैश विद पब्लिक ज़्यादा होगा तो कैश डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा होगा, कैश डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। अब समझ में आया आपको बात? नाउ जंपिंग टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व्स ऑफ बैंक, अभी मैं इसको थोड़ा और आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली दो टर्म है, SLR, CRR। सो दिस इज नथिंग बट रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अंतर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। वन हैज बीन डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अनदर SLR विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक्स प्रीमिसेस इटसेल्फ। जो भी कैश बैंक अपने ही अंदर जमा करके रखेगा, क्यों? क्योंकि RBI ने उसे धमकी दी हुई है, इतना तो रिजर्व जमा करके रखो एज योर SLR, शायद से 18.5% है कुछ, तो इतना तो आप जमा करके रखो। क्यों? टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। कोई भी ज़्यादा बड़ी आपदा आ गई, बैंक रन हो गया, सो इट विल प्रोवाइड एक्ट एज अ कुशन। अंडरस्टूड? सो SLR का पैसा कहाँ रखोगे? हाईली लिक्विड असेट्स हैं ये। कैसे? इन द कैश फॉर्म, इन द गोल्ड फॉर्म, इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर्म, बट यू विल कीप इट टू योर सेल्फ। आप अपने ही बैंक में रखिए, ये RBI बोल रहा है। कैश रिजर्व रेशियो, RBI बोल रहा है बेटा बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल बैंक्स, नॉन स्केड्यूल बैंक्स, ये आप मेरे पास आके जमा करो। इतनी चीज़ आप इन द कैश फॉर्म मेरे पास आके जमा करो, ताकि तुम इधर उधर जाके टांग मार दो, कभी इंसॉल्वेंट हो गए तो कम से कम तुम्हारा पापा आके तुम्हें बचा सके। अंडरस्टूड? तो ऐसे रिलेट कर लिया कीजिए। सो CRR, SLR, ये होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब एक बात बताइए, अगर CRR इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? If CRR has been increased, it means reserve of banks has been increased. अगर रिजर्व ऑफ बैंक इंक्रीज हो गया तो यहाँ मान लीजिए 40% हो गया, 50% हो गया, 60% हो गया। इट मीन्स 60% ऑफ द मनी हैज़ टू बी केप्ट इन द बैंक ऑफ और इन द अकाउंट ऑफ RBI। मैंने बताया CRR RBI के पास रखा जाता है, SLR अपने पास रखा जाता है। SLR का ले लीजिए, अगर SLR हैज़ बिन इंक्रीज्ड, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज़ हैज़ बिन डिपॉजिटेड बाय द बैंक इन इट्स ओन अकाउंट। ये आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर योर लैंडिंग पर्पसेस। इट मीन्स इफ दिस परसेंटेज विल रीच अप टू 60%, इट मीन्स ओनली 40% ऑफ द मनी दैट हैज़ बिन डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इज अवेलेबल फॉर द लैंडिंग पर्पस। 60% आप अपने पास रख रहे हो, वो बस मनी पड़ी हुई है, यूजलेस है, एंड 40% यू कैन लैंड इन योर डे टू डे एक्टिविटी। जो भी आपके एग्रीकल्चर में देना है, MSME को देना है, वो बस 40% लैंड कर सकते हो। इसका मतलब रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जैसे ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मनी मल्टीप्लाई को क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर विल गो डाउन। क्यों? बिकॉज देयर इज अ यूजलेस। किस हिसाब से यूजलेस? बिकॉज इट इज़ नॉट जनरेटिंग मच इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट। ये जो कैश पड़ा है इन द रिजर्व्स ऑफ द बैंक, इट इज़ ऑफ यूजलेस पर्पस। समझ में आई? इतना इन द इकोनॉमी टर्म। सो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इफ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, सो मनी मल्टीप्लायर को क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। सो ये था पूरा कंसेप्ट यहाँ जो हमने पढ़ा। अंडरस्टूड? इफ रिजर्व मनी इज इंक्रीज्ड, क्या किया RBI ने? नोट छापे, इन्फ्यूज की, बहुत सारे रुपए इन्फ्यूज किए इन द मार्केट। टोटल लायबिलिटी रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस, टोटल लायबिलिटी ऑफ RBI।
सो मनी हैज़ बिन इन्फ्यूज्ड बाय द आरबीआई, न्यू मनी क्रिएट की, इन्फ्यूज़ की, बट मनी सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग. सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न? Money multiplier is in the depressed state. That's why our money supply is not increasing. अंडरस्टूड? तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इन तीनों स्टेटमेंट से. वापस बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मनी मल्टीप्लायर ओनली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज कैश डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. सो एब्जॉर्ब दिस. फ्रैक्शनल बैंकिंग मैंने बता दिया आपको. अगर आता है एग्ज़ाम में कि मनी क्रिएशन बाय द आरबीआई हैज़ बिन डन बाय फ्रैक्शनल बैंकिंग और कंप्लीट बैंकिंग, ऐसा कुछ दे सकते हैं. सो आंसर क्या है? ओनली फ्रैक्शनल बैंकिंग. ओनली वाया दिस पर्पज वी कैन क्रिएट मनी फ्रॉम अ फिक्स्ड मॉनेटरी बेस. सो अब्जॉर्ब दिस, देन वी विल प्रोसीड टू अवर मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. अब्जॉर्ब दिस. इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप कुछ ज़्यादा फेंक नहीं सकते, इसीलिए जब पढ़ाने के लिए भी बारी आती है, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट द वर्ड्स दैट आई एम रिमेंबरिंग और रिवाइजिंग आई कैन स्पीक इट टू यू. एकदम से बोले नहीं जाते ये सारे वर्ड्स. सो फर्स्टली आई हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट पर्टिकुलर वर्ड डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सेम. सो इसीलिए थोड़ी क्लास धीरे होती है. इसमें ऐसा नहीं है पॉलिटी में जैसे कुछ भी फेंक दिया कि कोई स्टोरी ले आए, गवर्नर की स्टोरी ले आए, या कोई लाइव चीज़ हो रही है करंट अफेयर्स में हो रही है कि इस एमपी ने ये कर दिया, वहाँ कर्नाटका के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये हो गया, इतने मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो गए. तो इसमें इकोनॉमी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता है. अंडरस्टूड? क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत सारी. पर अब थोड़ी फेंकने की चीज़ें देख लेते हैं. एकदम से क्या ही बोले, छोड़ो, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया. अभी मैंने बोला कि फेंक नहीं सकते और अब हम ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ेंगे 2016 की. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट मच ऑफ रेटिफिकेशन. सो 6 members आर देयर, 3 फ्रॉम आरबीआई, एक गवर्नर होगा, 1 डेप्यूटी गवर्नर एंड 1 चोजन बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई. 3 members appointed by Government of India. MPC has been given an objective to maintain price stability. How? By deciding the policy rate, or in usual term repo rate. What is repo rate? In the future classes, not in the future classes, but in this class only, we will study all the quantitative as well as qualitative measures of the RBI. So main objective or aim of Monetary Policy Committee constituted in 2016 by the Government of India is price stability, not financial stability, but price stability. And this price stability will be achieved by deciding the policy rate or repo rate. Understood? Now the Government of India, with consultation with the Reserve Bank of India, decides the inflation rate. And Government of India with RBI has decided not a fixed inflation rate but a band of inflation rate, that is 4 plus minus 2%. It means 2 to 6%, a band of inflation rate. तो फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल इन्फ्लेशन रेट हो सकता है. What should we put or decide, the policy rate or the repo rate?
This will be done by MPC via simple majority. This MPC should meet at least 4 times a year. By in polity course we have studied that between the two sessions of the parliament there shouldn't be time gap more than 6 months. तो हमारी पार्लियामेंट कितने बार मिलती है साल में? 3 बार मिल जाती है, एटलीस्ट 4 टाइम्स, बट इन रियलिटी MPC meets 6 टाइम पर ईयर. ठीक है, तो ये है ऑफिशियल, बट 6 टाइम्स पर ईयर मिलती है. सिंपल मेजॉरिटी से पॉलिसी रेट डिसाइड होगा, रेपो रेट, और कुछ डिसाइड नहीं करती है, बस पॉलिसी रेट एंड रेपो रेट. अंडरस्टूड? इन केस ऑफ अ टाई, भाई there are 6 members, so what happens if there is a deadlock in this monetary policy committee? Then the RBI governor will get a casting vote, and as we reach to the solution, the policy rate or the measures decided by MPC monetary policy committee, the final decision is binding on the RBI. तो ये भी आप याद रखिए, binding on the RBI. सो ये था पूरा स्टोरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. समझ में आ गया? प्राइस स्टेबिलिटी देखती है, एंड इसका सेकेंडरी ऑप्शन क्या है कि आप ग्रोथ देख सकते हैं इफ़ यू आर अचीविंग योर टारगेट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी. एंड व्हाट इज़ योर टारगेट टू बी अचीव्ड इन प्राइस स्टेबिलिटी? टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक, दैट इज इन द बैंड ऑफ 4 ± 2%. और ये कौन सा इन्फ्लेशन है? CPI और WPI हो चुका है क्या हमारा? आई थिंक नहीं हुआ है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, हाँ वो इन्फ्लेशन में आता है. सो देयर आर सम इन्फ्लेशन इंडेक्सेस. क्या क्या होते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड GDP. अच्छा हो चुके हैं, हाँ GDP डिफ्लेटर. तो ये तो हमारे हो चुके हैं. सो ठीक है, CPI कंबाइंड हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि न्यू इंडेक्सेस आ गए हैं, CPI रूरल, CPI अर्बन एंड CPI कंबाइंड. सो CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन विल बी यूज्ड टू अचीव और सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी 4 ± 2%. कौन सा इन्फ्लेशन रेट है ये? CPI कंबाइंड का. अंडरस्टूड? Now RBI is the controller of credit. मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is controller of credit in India. So what type of tools RBI uses to control the credit in India? अभी वो पढ़ते हैं थोड़ा. तब तक के लिए absorb this. So RBI is the controller of credit. So it use two types of tools. To keep in check the creation of money. Moreover, the secondary objectives, not secondary objective, the secondary institutions that are the controller of credit or money supply are banks, commercial banks, है ना. So उनको चेक में रखने के लिए कि वो कितनी मनी क्रिएशन कर रहे हैं, हाउ मच अमाउंट द कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटेड, सॉरी हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स
टू चेक दिस फैक्ट ऑल्सो आवर RBI यूजेज सम टूल्स, और इन्हीं टूल्स में होता है, इन्हीं टूल्स को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मैंने क्या बताया था, फिस्कल पॉलिसी विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी विल बी डिवाइडेड बाय द RBI। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्रिएशन ऑफ मनी, इश्यूएंस मनी, ये जो भी चीज़ हो रही है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आ जाएगा। भाई कैपिटल आएगा कैसे, हमारे कुछ इनएफिशिएंसीज है टैक्स कलेक्ट करने में, इन सब में, तो ये सब कैसे दूर होंगी, बाय द फिस्कल पॉलिसी। क्रिएशन ऑफ मनी एंड इश्यूएंस ऑफ मनी किससे सॉल्व होंगी, मॉनेटरी पॉलिसी में। क्वांटिटेटिव अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सब आपको आता ही है अभी, पॉलिसी रेट और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन these both are part of liquidity adjustment facility, then marginal standing facility, then some more are there but these are defunct. Then two main things, reserve deposit ratio RDR, CRR and SLR। सो आज की क्लास में शायद से ये देख लेंगे, अगली क्लासेस में क्वालिटेटिव देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच करने का फ़ायदा नहीं है, कंसेप्चुअल है, अगर दिमाग एक बार हट गया तो फिर आप नहीं देखोगे। रेपो रेट और पॉलिसी रेट, दिस इज़ द रेट एट विच द RBI lends money to the borrowers। बोरोवर कौन होंगे, ऑफकोर्सली बैंक्स। RBI के पास 100 रुपये पड़े, दिस मनी he has to lend to some banks। फुल फॉर्म क्या है, रीपरचेज ऑप्शन। ठीक है, ये 100 रुपये इसको बैंक्स को प्रोवाइड करने हैं। सो इसमें जो भी R होगा इंटरेस्ट रेट, डेट इज नथिंग बट रेपो रेट। सो RBI इज चार्जिंग सम रेट, चार्जिंग सम मनी बिफोर ही लेंड्स टू दीज बैंक्स। सो इसी को बोला गया रेपो रेट। अगर ये उल्टा हो जाए, 100 रुपये बैंक्स के पास पड़ा है एंड इट हैज़ टू गिव टू RBI, तो क्या हो जाएगा ये, रिवर्स रेपो। इसका मतलब नाउ RBI इज गिविंग इंटरेस्ट ऑन द बैंक्स डिपॉजिट। अंडरस्टूड, समझ आ गया होगा आपको। यहाँ RBI लोन दे रहा है बैंक्स को 100 रुपये का। सो 100 रुपये का जो लोन दे रहा है, RBI विल चार्ज सम इंटरेस्ट जो कि उसके खाते में आएंगे। सो बैंक्स विल गिव सम इंटरेस्ट, और इसी इंटरेस्ट रेट को बोला गया रेपो रेट। बैंक्स के पास अब 100 रुपये हैं दूसरे सिनेरियो में, एंड बैंक्स ये 100 रुपये और ये 100 रुपये डिफरेंट है। अंडरस्टूड, सो ये अब दूसरा सिनेरियो है। बैंक्स हैज़ 100 रुपीज़, नाउ दीज 100 रुपीज़ दे आर लैंडिंग इट टू RBI। तो जो लैंड करता है वो क्या मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है। दिस इज नथिंग बट रिवर्स रेपो रेट। अंडरस्टूड, एंड दीज बोथ आर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ टर्म देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, हाउ वी आर एडजस्टिंग लिक्विडिटी बाय लेंडिंग और टेकिंग सम लोन फ्रॉम द बैंक्स। थोड़ा सा ये समझ लीजिए। RBI के पास क्रिएशन ऑफ मनी है, वो RBI के पास 100 रुपये हैं। नाउ there is recession in market, public don't have enough money in their hands to spend, so economic slowdown हो गया, प्रोडक्शन फैसिलिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिमांड कम है। सो RBI एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फ्यूज करेंसी इन द मार्केट। अंडरस्टूड, अब इन्फ्यूज कैसे करेगी भाई, बैंक्स लोन देते हैं कैपिटलिस्ट को, अंडरस्टूड। तो ये बैंक जब लोन देता है ये भी कुछ R% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे होंगे, एंड दिस R% ये रेपो रेट से तो ज़्यादा ही होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर इज सम प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक्स। अंडरस्टूड,
नो ये बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि ये हाई है, बट एज नाउ देर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, सो आरबीआई हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फ्यूज़ मनी। भाई रुपए दो पब्लिक को ताकि डिमांड बढ़े। तो आरबीआई ने क्या बोला, मैं काम करती हूँ, ये रेपो रेट को मैं रिड्यूस कर देती हूँ। इट मीन्स बैंक्स प्लीज़ कम एंड टेक दिस 100 रुपीज़ अवे फ्रॉम मी एंड आई एम चार्ज अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट ऑफ कितना 0.5%। पहले कितना था 7%, अब मैं कितना चार्ज करूँगी 0.5%। तो अभी बैंक तो भागे भागे आएंगे, इतने कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, बैंक आ गए भागे भागे। हेयर दे आर चार्जिंग 8%, डेट वाज 7%, दे आर चार्जिंग 8%, प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। भाई हमको 0.5% में मिल रहा है, तो हम कैपिटलिस्ट को कितने में देंगे 10% में, क्यों देंगे भाई 10% में? वी आर डिडक्टिंग अवर प्रॉफिट मार्जिन एंड वी विल गिव इट टू 1% टू कैपिटलिस्ट। अंडरस्टूड? नाउ कैपिटलिस्ट अपनी फर्म बड़ा करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लोगों के हाथ में रुपए आएगा, लोगों के हाथ में रुपए आएंगे तो वो लोग स्पेंड करना चाहेंगे, अगर लोग स्पेंड करना चाहेंगे तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ वापस दुरुस्त होंगी, रन करेंगी। अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी रन होंगी तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोग विल हैव सम डिस्पोजेबल अमाउंट ऑफ मनी इन देयर हैंड्स। एज दे हैव डिस्पोजेबल अमाउंट ऑफ मनी, सो दे विल डिमांड मोर लग्जूरियस गुड, मोर व्हीट, मोर राइस, मोर पिज़्ज़ा, मोर बर्गर, मोर मोदक। समझ में आ गई पूरी साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल। सो एज आरबीआई इज रिड्यूसिंग द रेपो रेट, it is acting as infusion of liquidity in market, liquidity adjustment facility. Now take another case. There is huge inflation, और क्यों है inflation? Because a lot of amount of money is chasing a small production. 10 लोगों के पास 10 रुपए समोसा तलने वाला 2 समोसे तल रहा है, सो द जो समोसे जो 10 रुपए का है वो अब कितने में बिकेगा? वो बिकेगा 50 रुपये में। क्यों? खरीदने वाले 10, भूख लगी 10 को, और वो 10 खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो लाइन में लगे हुए हैं सुबह से, समोसे 2 ही तले जा रहे हैं, सो वैल्यू ऑफ समोसा इंक्रीजेस। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वेन एवर इट चेंजेस लेस अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगी, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन आ गई मार्केट में। अब जब इन्फ्लेशन आई मार्केट में तो आरबीआई अगेन क्या आएगा? हाँ भाई, छाती पे लिखा हुआ है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई क्या बोल रहा है? ये मूर्खों के पास, इंडियन रेसिडेंट्स के पास बहुत रुपए हैं और ये खर्च रहे हैं, बाहर में उड़ा रहे हैं, अपने दारू पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एनानु जलेबी खिलाओ, एनानु बर्गर खिलाओ, तो वो वाली बात हो जाती है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि इनके पास जो रुपए आ रहे हैं, यही वाली लाइन हम वापस आएंगे, देखना। एक तो पहले कैपिटलिस्ट को रुपए देना बंद करो, ये मत क्या बोलो तो जो कैपिटलिस्ट है ये बड़े मूर्ख किस्म के इंसान हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इनको पैसे देना बंद करो। पैसे देना मैं तो बंद कर नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट लेंडिंग मनी टू द कैपिटलिस्ट, बट दीज बैंक्स आर अंडर माई कंट्रोल एंड दीज बैंक्स आर गिविंग दीज कैपिटलिस्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो अगर क्या हो, मैं इन बैंक्स को बोलूँ कि तुम्हारे पास जो भी रुपए है वो मेरे पास डिपॉजिट करवाओ चुपचाप। क्यों डिपॉजिट करवाओ? बिकॉज आई एम गिविंग यू हाई इंटरेस्ट रेट। आप यहाँ 8% चार्ज कर रहे हो, मैं आपको रिवर्स रेपो 10% दे रहा हूँ, मेरे पास आके जमा करो। तो आप क्या करोगे? आप भागे भागे जाओगे, इसको बोलेंगे निकल जाए यहाँ से, और आप बैंक्स एज अ बैंक भागे भागे जाओगे आरबीआई के पास। अंडरस्टूड? सो ये क्या हो गया? ये हो गया रिवर्स रेपो। इट मीन्स लिक्विडिटी को क्या हुआ? कम कर दिया। रेपो में इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी और इसमें सक्शन ऑफ लिक्विडिटी। अंडरस्टूड? सो इट कम्स अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा हंसी खेल के साथ। नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नाउ बैंक्स आर इन डायर नीड ऑफ सम लोन। अंडरस्टूड? ये रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारे ऑप्शन हमारे पास एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो नाउ व्हाट बैंक्स विल डू? मिसमैच हो गई उनके फंड्स में, तो उनको चाहिए अब ओवरनाइट लोन चाहिए उनको। तो आरबीआई क्या बोल रहा है? चलो ठीक है, एक और चीज़ मैं MSF एक टूल डाल देता हूँ। अब इसमें क्या होगा? नॉर्मली इन दीज ऑल रेट्स
banks have to maintain SLR statutory liquidity ratio in the liquid asset forms. कैसे? कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकता है. सो ये अपने पास बैंक हमेशा रखते हैं अपने रिजर्व्स में. कैश रिजर्व रेशियो आर इन कैश फॉर्म एंड शुड बी केप्ट बाय RBI. कौन जमा कर रहे हैं? बैंक्स अपना अपना कैश रिजर्व रेशियो, जो भी कैश रिजर्व रेशियो RBI एक्ट ऑफ 1934 के द्वारा बताया गया है कि बैंक्स को इतना कैश रिजर्व रेशियो इन द कैश फॉर्म रखना पड़ेगा RBI के चैम्बर्स में, वो ये रखते हैं. SLR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ आई थिंक 1947. सो बाय दिस एक्ट SLR should be kept in most highly liquid assets in the bank's chamber itself. Understood? So normally the banks cannot use this SLR amount, मतलब useless money पड़ी हुई है. But in the marginal standing facility, banks can dip into their marginal standing, in their SLR to हैव सम लोन फ्रॉम RBI. अब जब आप गलती कर रहे हो भाई, मैंने RBI एक्ट में, इन द RBI एक्ट आई एम टेलिंग यू, इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947 आई एम टेलिंग यू दैट द मिनिमम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मस्ट बी केप्ट विद यू इन द मोस्ट हाईली लिक्विड एसेट्स. बट एज यू आर वायलेटिंग दिस प्रोविजन, doesn't matter it comes under MSF, but as are you violating this provision, then I will penalize you. And how will I penalize you? In the repo rate, you are taking 100 rupees from me at a repo rate, but as you are violating some provisions, so I will penalize you. Penalize कर दिया X% higher than the repo rate. So okay, you can dip by 3% into your SLRs, but this rate will be premium. मतलब the repo rate से premium हो जाएगा MSF का rate. Premium मतलब additional amount you will be giving me RBI as an interest. So आपको MSF का अच्छे से समझ में आ गया होगा. Then बैंक रेट, जो ये रेपो रेट है ना, ये फॉर शॉर्ट टर्म है, और ये जो है बैंक रेट ये फॉर लॉन्ग टर्म था. नाउ दिस हैज़ बिन मेड डिफंक्ट. इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, और जो यूज़ है हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये लॉन्ग टर्म के लिए था, ये शॉर्ट टर्म के लिए था. CRR एंड SLR आई हैव टोल्ड यू. अंडरस्टूड? नाउ स्टरलाइजेशन बच जाता है. ये अभी करते हैं. पहले एब्जॉर्ब दिस. अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर इन दिस ओनली क्वांटिटेटिव. ओपन market operations, OMO. So what are these? See, in the time of inflation, when there is a lot of money available in the public, so और अगर उल्टा भी हो, इकोनॉमिक रिसेशन हो या स्लो डाउन हो, उस टाइम पे भी द RBI गोज फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ये करता रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पे करता है. दिस इज द जनरल फिनोमिना और जनरल फंक्शनिंग ऑफ RBI. इट टेंड्स टू डू दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन इन द सेकेंडरी मार्केट. अंडरस्टूड? कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में करता रहता है. अब क्या होता है, देखिए ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो महामहिम है, इसी से पूरा देश चल रहा है. गवर्नमेंट एज अ पोस्ट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट अ पर्सन, एज अ पोस्ट. गवर्नमेंट क्या करती है, ये छाप दी पर्ची, इस पे यहाँ एम्बलम बना दिया, यहाँ लिख दिया GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ बोल दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट या रेट आपको हम देंगे 10%, और यहाँ टाइम दे दिया
आफ्टर 10 years we will give you your money back. Understood? Now as these are scarce in number, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी यूजलेस से यूजलेस थिंग स्कार्स होगी उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ जाएगी. अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉन्ड्स निकाल दिए. इन्हीं को क्या बोला गया, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट पढ़ी थी ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स या सॉवरेन सिक्योरिटीज. तो ये सब टर्म इंटरचेंजेबल है. अंडरस्टूड? सॉवरेन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सो ये सब चेंजेबल है. ये दे देता है ये आरबीआई को. अंडरस्टूड? ये देता है ये आरबीआई को. आरबीआई फिर इनको बांट देता है बैंक्स में. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो सबको पड़ी है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ वेरी लेस रिस्की. हमने पढ़ा था गिल्ट एज फ्री सिक्योरिटीज, ऐसा कर कुछ पढ़ा था ना, रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटीज. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है भाई, महामहिम है, ये तो डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकती. एक्सेप्शनल केसेस हैं बट डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती है. तो ये आरबीआई सारे now there is inflation, it means there is lot of cash with public. गवर्नमेंट के पास है तो पब्लिक के पास है, सॉरी बैंक्स के पास है, इसका मतलब पब्लिक के पास है. तो आरबीआई क्या कर रहा है इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई इज सेइंग टू बैंक्स और ऑर्डरिंग बैंक्स दैट प्लीज ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेरे पास हैं ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो फ्री में दूंगा? नहीं, फ्री में नहीं दूंगा. आपके पास जो भी कैश है वो मेरे पास जमा करो एंड यू विल हैव सम इंटरेस्ट. सो बैंक्स को ये करना पड़ता है. तो ये सारी मनी चली गई आरबीआई के पास. इसका मतलब नाउ देयर इज़ अ क्रंच इन द मनी सर्कुलेशन. मनी कम हो गई भाई, आरबीआई के पास चली गई, है ना. सो ये आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में. देन अगेन अगर रिसेशन है तो आरबीआई के पास सारी मनी पड़ी है और बैंक्स के पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है. नाउ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी क्रिएशन. मनी क्रिएशन के लिए सर्कुलेशन ऑफ करेंसी इन पब्लिक बढ़ानी पड़ेगी. तो कैसे बढ़ाएगी? आरबीआई बोलेगी प्लीज़ बैंक्स गिव मी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड आई विल गिव यू सम मनी. अंडरस्टूड? सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता रहेगा. एक ही कंसेप्ट है ज़्यादातर डिमांड और सप्लाई का. अगर वो आपको पता है सो इट इज़ वेल एंड गुड, आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी. सो दीज आर नथिंग कॉल्ड बट ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अंडरस्टूड? अब चलते हैं स्टरलाइजेशन पे. So last topic, sterilization. Imagine this is प्यारा भारत. Now take a condition that a lot of capital influx is coming onto the Indian soils. How? FDI, foreign direct investment. There is lot of Indian diaspora on the foreign soils, so remittances will be there. Some loans and borrowings from Indian industries, Indian government will be there in the international market. So these all kind of things are taking dollar into the Indian markets. Now there is a demand of rupees. क्यों demand of rupees? भाई these foreign investors are coming to India and they have dollars with them. Now to invest in India they want rupees, so they will go to RBI and they will get converted into rupees. Dollars will be get converted into equivalent amount of rupees and then these financial investors will invest in India. So what is the conclusion of this diagram? The conclusion is which one will appreciate and which one will depreciate. Use your knowledge from the previous classes. Everyone is coming to India. In hand क्या है? डॉलर है.
they are going to RBI and they are getting this dollar converted into Indian rupees. So there is demand of Indian rupees. मैंने क्लासरूम का एग्जाम्पल लड़का लड़की का जो दिया था, if there is increase in demand then your value will be increased. सो क्या डिमांड हो रहा है? रुपीज़. वैल्यू किसकी इंक्रीज होगी? रुपीज़. सो इंडियन रुपी विल डेप्रिशिएट इन कंपैरिजन टू डॉलर एंड डॉलर विल डेप्रिशिएट इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज़. अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा तो लग रहा है कि हाँ भाई एप्रिशिएट हो रहा है, बट रिवाइज और प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. सो व्हाट हैपन्स टू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया व्हेन रुपीज एप्रिशिएटिंग? It will depreciate. It means exports are becoming costlier and imports are becoming cheap. So there will be more import than exports. Now why this is such a huge problem for RBI? See, जो हमारे RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमारे इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो आते कहाँ से हैं भाई? these exporters, the traders who are exporting goods and services out of India, they are coming back to India with dollars. वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो ट्रेडर्स हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर सेलिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉरेन मार्केट्स. नाउ बिफोर कमिंग टू इंडिया दे आर कलेक्टिंग देयर इनकम, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एंड दीज इनकम्स आर इन डॉलर फॉर्म. और यही डॉलर वो इंडिया में लाते हैं. दे वेंट टू RBI, गेट दीज डॉलर्स कन्वर्टेड, और यही डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में जमा हो जाता है. सो डेट इज़ वाई दिस इज सच अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर RBI. इम्पोर्ट्स will reduce our forex reserves, export will increase our forex reserves. So that's why RBI has to intervene in this process. RBI doesn't want Indian rupee to get appreciated to such a level that it becomes very volatile and our export competitiveness will get reduced beyond a certain point. RBI ये सब नहीं चाहती है. So what happens? RBI will क्रिएट आर्टिफिशियल डिमांड. अभी किसकी डिमांड है? रुपये की डिमांड है. हमको डिमांड किसकी बढ़ानी है? डॉलर की बढ़ानी है. तो RBI देखो कितनी चालाक है. RBI विल गो टू फॉरेक्स या तो मनी मार्केट एंड डिमांड कैसे बढ़ाएगी डॉलर्स की? starts on purchasing dollar in huge quantity by going to forex and money market. RBI is purchasing dollars. तो डिमांड किसकी बढ़ी? आर्टिफिशियल डिमांड किसकी बढ़ गई? डॉलर्स की बढ़ गई. नाउ RBI इज परचेजिंग डॉलर्स. तो क्या फ्री में मिल रहे हैं उसे? नहीं. उसके बदले RBI क्या दे रहा है? Indian rupees. So it means there is a lot of Indian currency flow in the Indian markets. जैसे ही लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई मार्केट में, क्या आने वाला है? बहुत ही बड़ी टर्म, इन्फ्लेशन. Now a small inflation is good for the health of the Indian economy. But if this inflation reaches up to 10%, 20%, then it will affect in an adverse way the Indian businesses and market. So RBI doesn't want this also. यहाँ तक पहुँच चुके हम ये सब करके. Now RBI doesn't want this also. देख रहे हो कितना मूडी RBI. अब उसको ये भी नहीं चाहिए, तो क्या करेगा? हमने पढ़ा था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में. इफ़ वी वॉन्ट टू सक आउट द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, क्या करना पड़ता है हमें? रिवर्स रेपो. तो RBI विल साइमल्टेनियसली गो टू रिवर्स रेपो. यहाँ ये क्या कर रहा है? डॉलर खरीदे जा रहा है, मार्केट में रुपए जाए जा रहे हैं, एंड इन द मार्केट बाय गोइंग टू द मार्केट इट इज using its liquidity adjustment facility, this tool reverse repo, and sucking out liquidity from the market. If this whole process, इतना जो मोडी RBI बन रहा है, if this whole process
gets completed in an efficient way, then it is called sterilization of economy. This is the main objective of RBI while it is initiating this process. उसको क्या करना है, जो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घट रहा है, जो हमारा रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, उसको पहले काबू में लाओ. अगर उसने ये कर लिया, if this is success that our export competitiveness is getting increased, then there is artificial pressure किसके ऊपर, आर्टिफिशियल डिमांड किसकी है, डॉलर की. नाउ एज द आरबीआई इज क्या कर रहा है वो, परचेजिंग डॉलर्स, इट विल हैव अ एडवर्स इफेक्ट इन द इंडियन मार्केट्स. हाउ, इट इज गिविंग और जनरेटिंग द सरप्लस ऑफ रुपी इन द मार्केट. As there is lot of money in the market, inflation has been increased. RBI doesn't want inflation, so it will simultaneously go for reverse repo. And if this whole process gets completed in an efficient manner, then it is called sterilization of economy. It is also known as prisoner's dilemma. Why prisoner's dilemma? प्रिजनर को, कैदी को दो चीज़ चाहिए होती हैं. अगर ये दो चीज़ों पे 100% प्रोबेबिलिटी लग गई तो पक्का ये काम करेगा. फर्स्टली ही हैज़ टू रन आउट ऑफ प्रिजन. इस पे 100% लगाओ कि मैं भाग जाऊंगा फॉर श्योर. एंड सेकंड थिंग इज, बस मैं पकड़ा ना जाऊं, नॉट गेटिंग कॉट. अगर ये दोनों चीज़ 100% है, सो इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन कंप्लीटेड. बट वाई इट इज़ डायलीमा? सी, एक्चुअल वर्ल्ड में, ये थ्योरेटिकल वर्ल्ड में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन लगती है. इन द एक्चुअल वर्ल्ड देर इज़, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज द मूड ऑफ द मासेस. पूरी इंडियन इकोनॉमी 135 करोड़ लोगों का मूड जज करना है. ऊपर से जो कैपिटल आ रहा है, कितना आने वाला है, कितना नहीं आएगा आगे, वो भी, उनका भी मूड हमें जज करना है. इतने सबका मूड जज करना इन द प्रैक्टिकल एरिया, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. जो हमारे साथ हमारी बेटर हाफ होती है, उनका तो मूड आप जज कर नहीं पाओगे, और आप बोल रहे हो 135 करोड़ लोगों का मूड जज करो. सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. सो इसीलिए इसको बोला प्रिजनर्स डायलीमा. भाई मुझे भागना भी है, अगर भाग गया मैं और गलती से पकड़ा गया तो भाई बहुत ही तगड़ी सज़ा मिलेगी. तो भागना भी है और पकड़ा भी ना जाऊँ. समझ में आ रहा है? अंदर भी नहीं रह सकता मैं, बाहर जाऊँगा पकड़ा गया तो वो भी दिक्कत है. सो डेट इज़ वाई इट इज़ प्रिजनर्स डायलीमा. येस, वी वांट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बट साइमल्टेनियसली वी डोंट वांट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इंडियन मार्केट्स. सो इफ RBI has able to achieve this both objectives, then it is called sterilization of the economy. So hope so आपके concept are getting cleared. If your concepts are getting cleared, please like this video, share करना ना भूलें, and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.